नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख का में। 1.25 लाख का में पहला सवाल ये, छोटे हफ्ते में क्या तेजी बाजार की बरकरार रह पाएगी या फिर यहां पर फिर से ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई देगी। आज जिस तरीके से बाजार के अंदर निचले स्तरों से शानदार तेजी है, ये तेजी कहां तक जाती हुई दिखाई देगी? क्या 25,100 होगा पार इस हफ्ते? ये बात तो महत्वपूर्ण है। 24,991, अब 121, 122 अंक ऊपर निफ्टी, शानदार रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है। इसके अलावा अब डिफेंस को लेकर के बहुत सारी अपडेट्स आई हैं, वहाँ पे क्या अब नई तेजी की शुरुआत हो सकती है, इस पर भी बातचीत होगी। बाकी आप लोग जो इतने सारे सवाल भेज रहे हैं, इस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। तो तमाम शेयरों पे और आपसे जुड़े हुए जो तमाम प्रश्न आए हैं उस पर बातचीत करते हैं और आज के विशेष मेहमान को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले ओह वाह, बहुत शानदार सर, मतलब हफ्ते के पहले दिन जो आपने हेयर कट करवाया है, वाह। और उसके बाद से जो कोट लग रहा है, मतलब बिल्कुल एकदम नया ताज़ा, एकदम ताजगी भरा, मतलब सब्जी ऐसे नहीं होती एकदम नई नई ताज़ी वाली, उस टाइप से लग रहे हैं, बहुत शानदार। बाजार में आपके आते ही जो है नई तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। तैयारी बाजार पहले से ही कर रहा था आपके वेलकम की, कैसे देख रहे हैं? और ये छोटा हफ्ता है तो क्या थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए या फिर कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही कहा। मिड हफ्ते में एक छुट्टी है, 27 तारीख को मार्केट बंद है, यानी कि वेडनेसडे मार्केट बंद है, तो सिर्फ 4 दिन यहाँ पे आपको ट्रेडिंग के मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो तेजी है वो थोड़ी अभी आ, थोड़ा अग्रेसिव हो सकती है। थोड़ा तेजी में 25,050 तक के आसपास के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। तो सेंटिमेंट यहाँ पर जो है वो काफी हद तक बदलते हुए नजर आएंगे। और ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी आपको जरूर देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी ज्यादा तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और ओवरऑल अगर निफ्टी के रेंज की बात करें तो अब कहीं ना कहीं से 950, 24,950, 24,950 और 24,840, ये ऐसे होंगे जो थोड़ा सा लोअर साइड पे आपको सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, मार्केट का सेंटीमेंट यहाँ पर अच्छा है। थोड़ा बाइंग साइड में ही रहें तो वो ज्यादा समझदारी होगी। और बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। छोटा छोटा आप ट्रेड भी डालते जाइए, मुनाफा भी वसूल करते जाइए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुनाफा होता रहे वो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे आपने जो धमाकेदार शेयर बताए थे उनमें बहुत अच्छा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो पहली टिप्पणी, क्या कुछ शेयर आज के लिए शुरुआत के तौर पर नजराना कुछ पेश होगा सर कार्यक्रम की शुरुआत में? देखिए, शुरुआत में कार्यक्रम की है तो जरूर। और इस समय का जो मोमेंटम है उसको अगर यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो मुझे जो अभी के लेवल्स आ रहे हैं उसमें स्टॉक अभी जस्ट 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 गिव मी अ सेकंड, क्योंकि वो ठीक, शायद मेरे पास से सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। बड़े हाँ बड़े प्रोग्राम में छोटी छोटी बातें होती जी, रहती हैं। हाँ, ग्रेनुअल्स यहाँ पर ग्रैनुअल्स। करंट लेवल से ग्रेनुअल्स को बाय किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 478। और स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा यहाँ पे 460 का। तो आज के मोमेंट्री ट्रेड के हिसाब से ग्रेनुअल को एक बार बाय करके चल सकते हैं। हालांकि स्टॉक लिस्ट बहुत बड़ी है, और ग्रेनुअल अगर छूट जाता है या ग्रेनुअल में अगर नहीं जाते हैं और बड़े में जाते हैं तो ग्लेनमार्क फार्मा का फ्यूचर यहाँ पर बहुत बढ़िया जगह पे खड़ा हुआ है। 1960 चल रहा है, फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ। जी, वहां पर बाय कर सकते हैं। टारगेट होगा, इमीडिएट टारगेट होगा 1980, और स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर 1950 का। तो 10 रुपए के स्टॉप लॉस से 20 रुपए मार्केट, आज की मार्केट की क्लोजिंग पे आपको ये देखने को मिलेगा। ग्लेनमार्क फार्मा का फ्यूचर प्लस करना है 1980 के टारगेट के लिए। 1950 का स्टॉप लॉस बताया सर आपने? जी बिल्कुल। 1950 का स्टॉप लॉस लगाइए। ग्रेनुअल्स पे आपको जो है यहाँ पर 478 का टारगेट दिया गया है और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस दिया गया है वो दिया गया है 460 का। प्राइस अपडेट कर लीजिए, वरना 460 का स्टॉप लॉस तो अभी ट्रिगर हो गया। तो यहाँ पर अब अगर जो है ग्रेनुअल्स पे अगर हम नज़र डालें, अभी जो भाव देखने को मिल रहा है ग्रेनुअल्स इंडिया के ऊपर, वो देखने को मिल रहा है 461-62 के आसपास का। तो यहाँ पर जो है सर 1 ही रुपये नीचे का स्टॉप लॉस दिया आपने। मतलब देखिए रिस्की तो सब। नहीं है? मतलब मैं किस लिहाज से, कई बार बहुत अच्छा मोमेंटम होता है, थोड़ा सा एक टिक नीचे आ गया, पता लगा नहीं स्टॉप नहीं, लॉस। जी, इसको बाय भी आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 462 के ऊपर चाहे तो करिएगा तो ज्यादा सेफ होगा, 2 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा। और अगर सेफ्टी साइड पे जाते हैं और 78 का टारगेट देखते हैं तो मैक्सिमम जो जो लोअर साइड पे स्टॉप लॉस है वो 457, ये एक स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है।
आरती जी के प्रश्न के साथ आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। और इधर मतलब काफ़ी ज़्यादा जो सवाल हैं वो ऑटो इंसलरीज पे आने लगे हैं। ये बीते जो है एक हफ्ते के अंदर परिवर्तन आया है। अब आरती जी कह रही है, हाय प्लीज आस्क माय क्वेश्चन टू रवि सर, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग जमुना ऑटो एंड अशोक लेलैंड। सर अशोक लेलैंड और जमुना ऑटो पे ये खरीदारी करना चाह रही हैं। अभी 100-101 के आसपास चल रहा है। जमुना ऑटो का शेयर 103 हो गया। अच्छा, रिकवरी आ गई इसमें लोअर लेवल से। तो क्या अभी करंट लेवल पे खरीदारी की जा सकती है क्या? लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी आई आज, और अभी थोड़ी देर पहले 105 का हाई लगा के आया है। 2 दिन पहले भी ब्रेकआउट आया था, 108 109 तक गया था। सर कहाँ पे खरीदें इसे? देखिए, जब मैं आपको 3 स्टॉक्स बताता हूं जिससे कि आप तीनों में डिवीजन कर लीजिए। जमुना ऑटो बिल्कुल यहां पर बाय बन रहा है, वापस से 116 117 के टारगेट आपको दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे 98 रुपीज का पहला ट्रेड। दूसरा, अगर इसकी जगह पे आप दूसरा और कोई ऐड करना चाहते हैं तो वो है रिको ऑटो। इस समय चल रहा है 93 के पास, और ये भी दमखम में आपको 102 रुपए से 103 रुपए के टारगेट दिखा सकता है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 90 रुपीज। और तीसरा, अशोक लेलैंड की जो बात करी है उन्होंने कि अशोक लेलैंड उन्हें बाय करना है या नहीं करना है, उस पे अगर जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अशोक लेलैंड करंट लेवल से अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा रुकेंगी, थोड़ा करेक्शन आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। 125 या 122 के आसपास बाय करने में ज्यादा समझदारी है, तब तक अभी थोड़ा सा अवॉइड करें। चलिए, रिको जमुना ऑटो 116 का टारगेट, रिको ऑटो 102 का टारगेट, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। ग्रेनुअल्स पे 478 का टारगेट, 462 के आसपास खरीदने की सलाह यहाँ पर दी गई। 2 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। ग्लेनमार्क फ्यूचर प्लस करना है 90-80 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस 1950 के। तो सारे ट्रेड जो है अपडेट इसलिए कर दिए कि भाई तेजी के साथ नए नए दर्शक जुड़ रहे हैं तो उनके पास जानकारी रहे। एक हमारे दर्शक हैं ललित कुमार साहू जी, कह रहे हैं सर गुड मॉर्निंग सर, माय क्वेश्चन है कि हम स्टॉक मार्केट की कौन सा कोर्स करना चाहिए, कहाँ से करें? सर ये अपनी समझ बढ़ाने के लिए कहाँ से पढ़ाई करें, ये बहुत बेसिक मतलब सवाल आते रहते हैं और बहुत अच्छे सवाल हैं ये, कि अगर लोग अपना ज्ञान कुछ वर्धन करना चाह रहे हैं और बाज़ार में उतरना चाह रहे हैं, बाज़ार में उतरने से पहले कुछ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आप कुछ सजेस्ट करेंगे क्या ऐसे लोगों को? देखिए, पढ़ने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आप धीरे धीरे करके इसको आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स बहुत सी हैं, लेकिन थोड़ा मार्केट को रीड करिए, समझिए तो ज़्यादा बेटर होगा फिलहाल तो। चलिए सर, अभी थोड़ा सा देखिए, बाकी जो है इस पर अलग से एक कार्यक्रम किया जाएगा कि कैसे अपनी समझ जो है वो बाज़ार में और बेहतर करें। तो इसको लेकर के हम डिटेल में बातचीत करेंगे। असगर अंसारी साहब कह रहे हैं, विपुल सर और रवि सर को प्रणाम। आदरणीय सर, वेदांता के शेयर को केवल डिविडेंड के लिए मौजूदा भाव पर लेना कैसा रहेगा, क्योंकि डिविडेंड पाने के हेतु आज आखिरी दिन है, कृपया मुझे ज़रूर सलाह दें। तो सर क्या डिविडेंड प्ले करने के लिए यहाँ पर जो है वेदांता में खरीदारी की जा सकती है क्या? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी वेदांता को लेकर के? डीमर्जर काफ़ी समय के लिए अभी अपडेट्स नहीं आ नहीं रही है, टल चुका है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, वेदांता अभी फिलहाल तो थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। 465 रुपए के आसपास तक के लेवल्स आ सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर को यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 440 टू 442। ठीक सर। चलिए, तो वेदांता ये बात हो गई। और SJVN पे प्रिया गुप्ता जी का सवाल है। गुप्ता जी या प्रिया जी जानना चाह रही हैं, SJVN 102 पे लिया हुआ है, क्या करें? बिल्कुल आपकी खरीद के नज़दीक आता हुआ है, 100 रुपये के आसपास घूम रहा है। ये सर इस बार पार निकलेगा या फिर क्या लग रहा है आपको? क्या टिप्पणी रहेगी, क्योंकि ये कुछ एक खबरें भी आई थी और अभी 100 रुपये के आसपास जो है कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है बीते 1-2 दिन से। इस बार पार हो जाएगा क्या? 102 पे खरीदा हुआ है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जिस हिसाब से मोमेंटम है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 109 110 के टारगेट आ सकते हैं, 10% का रिटर्न मिल सकता है। तो आपके लिए तो अच्छा है, और मेरे हिसाब से अभी होल्ड करके रखिए। ज़्यादा घबराने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पोजीशन को होल्ड रखें। होल्ड कीजिए मैम, आप इतना जल्दी घबराइए नहीं, ये आपके लिए सलाह है। और एक काउंटर जिस पे आज सबसे ज़्यादा सवाल है वो है BSC। कई सारे लोगों ने भेजा हुआ है, शुरू में भी आए थे। चलिए, एक बार फिर 25,000 का लेवल पार हो गया। एक बार फिर से निफ्टी ने किया है 25,000 का लेवल पार।
बड़ी खबर इस वक्त की, 130 अंकों से ज्यादा की मजबूती इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। शानदार रिकवरी बाजार में निचले स्तरों से देखने को मिली है और अब 25,000 का लेवल बिल्कुल 25,000 का ही टच किया है। 24,997 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। 25,000 का लेवल क्रॉस किया एक बार फिर से निफ्टी ने। 128 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं एफआईआई कब जो है शॉर्ट कवर करेंगे। अगर वहां से शॉर्ट कवरिंग आती है तो फिर बाजार में एक बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूजेन, इक्लक्स, ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, ये वो शेयर हैं जो कि 6% 5% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा पिटाई आर पावर, सुंदरम फाइनेंस, सीयूबी के शेयरों में जो है देखने को मिल रही है। ये आज के टॉप लूजर्स में शामिल है। निफ्टी ने फिर से 25,000 का लेवल क्रॉस किया। सर, आपकी एक टिप्पणी, कब आएंगे एफआईआई शॉर्ट कवर करने के लिए? आप कैसे देख रहे हैं आज की इस रिकवरी को, लोअर लेवल से जो शानदार रिकवरी आई है? 25,001 का लेवल देखने को मिल रहा है। देखिए, फिलहाल तो मैं कह ही रहा था आपसे कि मार्केट अभी तेज है, कोई करेक्शन नहीं है, 25,000 के ऊपर निकला है। और जो अभी के स्टॉक स्पेसिफिक अगर मूवमेंट देखें तो वो भी अग्रेसिव दिख रहा है। और निफ्टी में जो तेजी है वो 25,050 से 25,080 तक के लेवल दिखा सकती है। और आज तो अच्छी बात है कि जो ऐसे थे जो थके हुए स्टॉक थे उनमें भी आज दौड़ चाल सब देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है ये अच्छे संकेत हैं। निफ्टी फिलहाल एक तेजी की तरफ बढ़ रहा है। निफ्टी फिलहाल एक नई तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शानदार मोमेंटम बाजार में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, इसी में अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों के हम ज़्यादा शामिल करते हैं फटाफट। 650 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। आप लोग दर्शकों की संख्या जितनी ज़्यादा आप लोग हैं अपने सोशल मीडिया पे इसको प्रमोट कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए, ट्विटर पे लगाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। और बीएससी पे मैं कह रहा था कि सर काफ़ी ज़्यादा सवाल है। जैसे अभी आनंद जी का सवाल है 2455 पे मीडियम टर्म लिया हुआ है, मीडियम टर्म टारगेट जानना चाहते हैं। एक और दर्शक थी, वो कह रही थी कि फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं। ये जो अभी सेबी चीफ की तरफ से जो टिप्पणी आई है उसके बाद से दबाव लगातार देखने को मिल रहा है फ्यूचर ऑप्शन को लेकर के। और ये वीकली एक्सपायरी वाला ऐसा लग रहा है उनकी मंशा जो है कि ये मामला समाप्त करने के इच्छुक हैं वो। आपकी टिप्पणी क्या है सर? और बीएससी का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? 2300 के आसपास जिन्होंने हायर लेवल पे लिया है, क्या एवरेज कर सकते हैं? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बीएससी को लेकर? देखिए, थोड़ा सा बीएससी में एक करेक्शन तो अभी दिखाई दे रहा है। 20 के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। सॉरी। इस समय के हिसाब से अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा करेक्शन होगा, लेकिन ये है कि लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ऊपर बाय कर लिया तो स्टॉप लॉस जरूर फॉलो किया करिए, लेकिन अगर नहीं किया है तो क्वांटिटी अभी इंक्रीज मत करिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करके तब क्वांटिटी इंक्रीज करिए। 22 के आसपास, यानी 2222 के आसपास आते हैं तो वहां पर लेवल पे इंक्रीज करने की जरूरत होगी। अदरवाइज जस्ट वेट एंड वॉच, जो लॉन्ग टर्म पोजीशन उसको होल्ड रखें। चलिए, तो ये बात यहाँ पर है। लेवल्स का आप लोग ध्यान रखिए जो भी आप लोग सवाल कर रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण जो सवाल आया है वो आया है विशाल मेगा मार्ट को लेकर के। विशाल मेगा मार्ट में भी काफ़ी लोग इच्छुक हुए हैं, ख़ास तौर से सर जो ये जो कंजम्पशन हर जगह चर्चा चल रही है। विशाल मेगा मार्ट लोगों को आकर्षित कर रहा है। 150 की तो सस्ता भी है। अभी कैसा लग रहा है सर 150 के आसपास? क्या यहाँ पर अभी भी गुंजाइश है या फिर कहीं और मौके तलाशेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो अभी यहाँ पे 150 के आसपास अगर देखते हैं तो गुंजाइश थोड़ी कम लग रही है, लेकिन 142 के आसपास अगर आता है तो वहां पर गुंजाइश बन सकती है। उन लेवल्स पर आता है तो बाय करने की सोचेंगे। तब तक हम अभी फिलहाल वेट एंड वॉच कर लें। चलिए ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं विजय प्रजापति जी, जानना चाह रहे हैं सर सुजलॉन का टारगेट क्या हो सकता है? सुजलॉन भी एक ऐसा शेयर है जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। हर दिन बड़ी संख्या में प्रश्न आते हैं, आपसे भी कई बार डिस्कशन हो चुका है। 58 के आसपास का लेवल अब देखने को मिल रहा है, दबाव है 1.25% के आसपास का। रिजल्ट्स में कोई खराबी नहीं थी, क्योंकि कंपनी के सीएफओ ने जो डिज़ाइन किया उसके बाद से लगातार प्रेशर दिखा रहा है। 58 के आसपास सर क्या करें जिनके पास है? क्योंकि इसमें भी हर लेवल पे लोग हैं, 80 से लेकर के 70 से लेकर के 60 से लेके। आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, अभी फिलहाल तो जस्ट वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। थोड़ा अवॉइड रखें ट्रेड को, ऐसा कुछ खास यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाय तो फिलहाल ना करें। एक बार 52 के आसपास आता है तो वापस से आपको तंग करें। चलिए ठीक है सर।
थोड़ा सा नीचे आ जाए उसके बाद पूछिए। क्योंकि बात तो पावर की चल रही है तो आज़ाद खान साहब की भी टिप्पणी ले लेते हैं। आज़ाद खान साहब कह रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन के बारे में सर, और ये कह रहे हैं एनटीपीसी शेयर 261 शेयर हैं, 107 रुपये के भाव पर लिए हुए हैं। एनटीपीसी ग्रीन पे सर क्या टिप्पणी रहेगी? एनटीपीसी पे भी एक खबर आई थी बीच में और वो मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दिया था। अभी इनका प्रश्न तो एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के है, 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सर जिस तरीके से का फोकस गवर्नमेंट का है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, वैसी रफ्तार आ नहीं पा रही है। क्या करें सर? अभी क्या लग रहा है भविष्य आपको एनटीपीसी ग्रीन को लेकर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ग्रीन कुछ ग्रीन में घूमने को तैयार ही नहीं है, वो बार बार रेड की जोन की तरफ में घूम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मोमेंटम यहाँ पर देखना पड़ेगा। फंडामेंटल नंबर्स तो ठीक ठाक आ रहे हैं लेकिन उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 98 के आसपास तक कंसोलिडेशन और देखने को मिल सकती है, उसके बाद एक पुल बैक देखने को मिलेगा। लेकिन बट ये है कि यहाँ से अब कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज जोन ज्यादा देखने को मिलेगा। टाइम लगेगा इंडस्ट्री को ग्रो होने में, अभी 6-8 महीने का समय लग सकता है, उसके बाद ही शेयर में ज्यादा मूवमेंट दिखाई देगी। बेटर है अभी वेट एंड वॉच रखना चाहिए, होल्ड रखनी चाहिए पोजीशंस को। चलिए ठीक सर। और इस बीच जो है अगली कंपनी का रुख करते हैं और 800 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। ऋतु जी का सवाल ले लेते हैं। ऋतु जी, स्विगी जो है खरीदारी करना चाह रही हैं, लिए हुई है इन्होंने, 200 शेयर है इनके पास 417 पे। होल्ड करें, सेल करें, और क्या हो सकता है यहाँ पे? 417 पे लिया हुआ है। आज इंट्राडे हाई पे जो है इस समय ट्रेड करता हुआ स्विगी का शेयर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, आप भी प्रॉफिट में हैं। सर क्या सलाह रहेगी इनके लिए? 417 पे लिया है, 430 का भाव, 13 रुपये बन रहे हैं इनके। अभी वेट करें, कोई स्टॉप लॉस देंगे सर इन्हें? देखिए इस समय 425 रुपए के स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर लें, और 440-45 के आसपास आता है तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो स्विगी पे ये राय आपके लिए है ऋतु जी, आप होल्ड करके चलिए, ये राय है यहाँ पर। आज सर अभी खबरों के खेल में तो हम डिस्कशन पे लेकर के आएंगे ही, लेकिन डिफेंस में आज कई सारी खबरें आई, जैसे कि मझगांव डॉक को लेकर के खबर आई। इसके अलावा एचएल पे जो है 26 नए विमान खरीदने की बात है, यूएस से कुछ ऑर्डर मिल रहे हैं। मझगांव डॉक को 70,000 करोड़ के ऑर्डर की सरकारी ऑर्डर मिलने की बात हो रही है। ये जो मोमेंटम बना हुआ है, ये बीच बीच में रैली जो आ रही है, या फिर ये तो क्लियर है कि गवर्नमेंट की तरफ से बीच बीच में जो अनाउंसमेंट हो या फिर ऑर्डर की खबरें हो, कि अभी ये बजिंग में रहेंगे ये शेयर। आपकी टिप्पणी क्या है सर मझगांव डॉक पे और खासतौर से एचएल को लेकर के? इन दो पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि कैसे देख रहे हैं और क्या लेवल्स देख रहे हैं आप? देखिए मैजडॉक अट्रैक्टिव तो है और 2850 और 2900 के टारगेट दिखा सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो करेक्शन है वो यहाँ पर अगर आते हैं तो एक बार को धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को एक्युमुलेट करना चाहिए। पोजीशन होल्ड करने वालों को यहाँ पर रुकना चाहिए और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करें। लेकिन अब आगे जो है वो बजट की हिसाब से, यानी कि आप नवंबर से बजट के हिसाब से आप तैयारी देखना शुरू कर देंगे, तब तक अभी मार्क स्टॉक भी अच्छे लग रहे हैं, फंडामेंटली भी थोड़े से हायर जोन में जरूर हैं। लेकिन टेक्निकली डिप अगर आता है तो एक बार बाय बनता है। तो चाहे एचएएल की बात करें या मैजडॉक की, इनको वेट एंड वॉच करना चाहिए। जहां तक लॉन्ग टर्म टारगेट एचएएल की बात करें तो मुझे लगता है 4700 के आसपास के टारगेट आपको देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी वेट करने की जरूरत है। अभी होल्ड करने की सलाह है, नई बाइंग करने की आवश्यकता नहीं है, ये कह रहे हैं सर? जी बिल्कुल। ठीक है, नई बाइंग अभी ना करें, पर जिनके पास है होल्ड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। मझगांव डॉक और एचएल दोनों के लिए ये राय है। चलिए अगली टिप्पणी देखते हैं। हमारे अगले दर्शक का प्रश्न जो है यहाँ पर निकल करके आया है, वो है एडिटर शर्मा जी। तो एडिटर शर्मा जी कह रहे हैं आरवीएनएल में क्या करें? 380 के रेट से 50 शेयर लिए हुए हैं, थोड़ा ऊपर ले लिया सर आपने। और अभी अगर हम देखें तो ये अभी सेक्टर थोड़ा धीमा पड़ा हुआ है, 323 के आसपास इन्होंने मतलब अभी भाव है सर, और इनकी खरीद 380 के आसपास की है शर्मा जी की, एडिटर शर्मा जी की। क्या करना चाहिए शर्मा जी को? वेट करें अभी? देखिए अभी तो थोड़ा सा करेक्शन जोन में जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 310 के आसपास तक के लेवल तक अभी दिख सकते हैं। तो पैनिक हो अगर नहीं हो रहे हैं तो होल्ड करना चाहिए। अच्छा, ये रेलवे में सर कहाँ पे एवरेज करना चाहिए, ये थोड़ा सा बताएंगे क्या सर? जैसे आरवीएल को आईआरएफसी पे, इस पे बहुत सारे सवाल ये लोग करते हैं सर क्या एवरेज कर लें, एवरेज कर लें, जिनके 40-50 रुपये नीचे आ गया खरीद के। तो क्या इनमें कहीं रेलवे में कहीं कोई एवरेजिंग की गुंजाइश दिखाई दे रही है क्या?
हाँ देखिए, 20-30% पोजीशन तो एवरेज कर सकते हैं, चाहे वो आप IRFC की बात करें, RVNL की बात करें, या फिर टेक्स रेल की बात करें। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा और वेट करें, 1-2 हफ्ते में थोड़ा थोड़ा पोजीशन लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1 अक्टूबर के बाद से थोड़ा सा अट्रैक्शन बनेगा और वहां से थोड़ा रिवर्सल बनते हुए नजर आएंगे। चलिए 1 अक्टूबर तक चलिए वेट करते हैं सर वहाँ पे, उसके लिए भी वेट करते हैं। और इस बीच हाँ सर, टाइम निकल गया, वो ध्यान नहीं रहा, ये 21 हो गए हैं सर। कोई और कुछ तरकश में तीर हैं सर अगले कोई? नहीं, आप एकदम रैपिड फायर की तरह राउंड मार रहे हैं मुझे, तो फिर मौका नहीं दे रहे हैं आपकी हम कुछ यहाँ पे ढूंढ दिलवा सकें। पाए। हाँ। लेकिन फिलहाल अब जो अभी इस समय का जो ट्रेड इनिशिएटिव है वो है एक कैश सेगमेंट से, यानी कि उसका फ्यूचर नहीं है। जी। और कैश सेगमेंट पे एक अच्छा खासा ट्रैक्शन बना है। और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसको अगर आप देखते हैं तो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। वो है कोटे पाटिल, के KOL, ओ एल बिल्कुल। आइए KOLEPATIL। कोल्टे पाटिल जरा स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिएगा, और कोल्टे पाटिल के लेवल्स जरा सर आप तब तक आप बताइए, तब तक हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। जी सर। चल रहा है 438 रुपए, दमखम अच्छा खासा है। करंट मार्केट प्राइस पे बाय करें। टारगेट इसका 450 का, स्टॉप लॉस बनता है 430 रुपए का। लोअर साइड पर थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा है, इसलिए स्टॉप लॉस इस हिसाब से देना पड़ रहा है। तो 450 पहला टारगेट, 455 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस 430। 430 स्टॉप लॉस। चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। अगर हो सके तो गूगल फाइनेंस के, मुझे लग रहा है शायद कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है क्या आज? प्रोड्यूसर साहब जरा बताइए क्या दिक्कत आ रही है, ताकि जो है, क्योंकि आज एक भी शेयर अभी तक जो है इस कार्यक्रम में हम जो है उसका नहीं दिखा पाए हैं। तो एक बार ज़रा कोशिश कीजिए अगर आ जाए तो। चलिए तब तक ये देखिए आ गया। चलिए कोल्टे पाटिल 438 के आसपास चल रहा है, 430 का स्टॉप लॉस, 450 का टारगेट, ये आपको ध्यान में रखना होगा। 505% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो 438 439 के आसपास ट्रेड करता हुआ कोल्टे पाटिल आज का एक और अगला ट्रेड जो है यहाँ पर निकल करके आता हुआ। चलिए रामवीर राठौर जी का प्रश्न ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि NHPC 100 रुपये का एवरेज है, क्या करना चाहिए? चलिए आप भाग्यशाली हैं कि 100 रुपये के आसपास के आपकी बिल्कुल एवरेज है, और 100 रुपये कब पार करेगा ये हम भी नहीं जानते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। कब पार करेगा सर? 80 रुपये के आसपास अभी चल आ गया है सर। अगर एवरेज कर सकते हैं क्या यहाँ पर 1.5% नीचे, क्या करें NHPC में? देखिए, बार बार आपको मौके तो देता रहता है एवरेज करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अभी इस लेवल पर 79 पे रुकते हैं। एक बार 75 का डिप दिख सकता है, तो यहाँ पर अभी एवरेज ना करके 75 से 76 के आसपास आता है। 3 रुपए और नीचे गिरता है तो एवरेज करना जरूर बनता है। और एवरेज इस बार गलती से भी रुकिएगा नहीं, चूकिएगा नहीं, कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप 80 पे भी एवरेज करते हैं और 100 का बाय है, तो आपका एवरेज प्राइस बैठता है 90, और 90 इसका एवरेज ट्रेड प्राइस है। तो बहुत आसानी से निकल भी सकते हैं, बच भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, और फायदा भी उठा सकते हैं। ठीक सर। चलिए इस बीच जो है हमारे साथ फोन लाइन पे शाह साहब जुड़े हुए हैं। शाह साहब को नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ, मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिया है 108 पे, 2090 क्वांटिटी। 2 साल रख सकता हूँ, कुछ व्यू मिल सकता है इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल सर, उसीलिए आप मतलब हम लोग मतलब व्यू ही देने के लिए तो हैं सर। सायाजिब साहा साहब हैं, कोलकाता, कोलकाता से बोल रहे हैं आप ना? हाँ, कोलकाता। ठीक सर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के इनकी सवाल है सर। 2090 शेयर हैं 108 के भाव पर, जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। 2 साल का व्यू है, 108 पे लिया है, 113 का भाव है, तो 2-4-5 रुपये बन रहे हैं इनके लिए। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, 145 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छी जगह खरीदा हुआ है, बिल्कुल बने रहिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। थोड़े उतार चढ़ाव तो दिखते रहेंगे, लेकिन बट 140-45 के आसपास के भाव आसानी से मिल सकते ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं दर्शकों की। आज जो है 1000 से ज़्यादा दर्शक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, तो धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। ऐसे ही आप लोग उत्साहवर्धन करते रहिए हम लोगों का। और इस बीच जो है हमारे टैक्स मैको पे तो बात तभी नहीं, टैक्स मैको बात की थी ना सर आपने, लेकिन पूछ लेते हैं। सहदेव सिंह तोमर साहब हैं, कह रहे हैं सर टैक्स मैको रेल पे 137 पे लिए हुए हैं और ये 300 शेयर इनके पास हैं और उसके बारे में जानना चाह रहे हैं।
कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर आप टैक्स मैक और रेल पे? हालांकि आपने अभी बात की है इस पर, अगर आप रिपीट कर दें तो इनके लिए आसानी हो जाएगी। नहीं, टैक्स में को रेल पे भी ध्यान रखिए, 135 और 130 के बीच में अगर आता है थोड़ी एवरेजिंग कर लीजिए, वापस से 158 से 162 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सारे टारगेट आपको अक्टूबर के बाद ही देखने को मिलेंगे। अक्टूबर में सर मतलब कुछ खास सर, क्या वजह अक्टूबर पे आप फोकस कर रहे हैं? देखिए दिवाली? देखिए एकुमुलेशन कंप्लीट होगा, टाइम लगेगा, और लोअर लेवल की बाइंग और प्लस बजट की अगली तैयारी, जो 1 फरवरी को बजट होगा, तो वो सारे टाइम को अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो जनरली इसका जो अक्टूबर और नवंबर से शुरू हो जाता है वो ट्रैक्शन, तो तभी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये बात सही कह रहे हैं सर आप। एक हमारे दर्शक की टिप्पणी आई हुई है, ये अनमोल जी गायब हो गए आजकल, मतलब क्या बात है? मतलब मुझे लगता है कि कोई कोई टिप्पणी उनकी नहीं आ रही है, ना कोई शेयर आ रहा है। कहाँ हैं अनमोल जी आप आजकल? मुझे लगता है कि घूमने उमने निकल गए लग रहा है। चलिए ज़रा सेल की बात कर लेते हैं, आज मेटल में रिकवरी है, तो सरफराज साहब का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं सरफराज सर कि गुड आफ्टरनून विपुल सर एंड रवि सर, सेल 138 की बाइंग है, 6 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं, अभी क्या करें? शेयर खरीद लें या फिर बेच दें? मेरे मार्गदर्शक रवि सर, तो आपके लिए सर इनका 138 पे लिया हुआ है और अभी जो है 122-23 के आसपास का भाव है, तो सेल को लेकर के जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। आपकी कोई टिप्पणी सर सेल को लेकर के? देखिए एक्सपेक्टेशन पे उतना खरा तो नहीं उतरता ये स्टॉक, लेकिन हाँ ये है कि रेंज यहाँ पर धीरे धीरे एक्युमुलेट करके तोड़ रहा है, तो 120 के स्टॉप लॉस से पहले तो पोजीशन, या 119 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके रखिए, और 125 के ऊपर जब क्लोज कर जाता है तो क्वांटिटी पे एवरेज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 138 टारगेट इसके लिए दूर नहीं है, आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा उस केस में। तो आप इस तरीके का स्ट्रैटेजी अपना के चल सकते हैं, 119 का स्टॉप लॉस एक लेके चले। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। रोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, झांसी से हैं। रोहित जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे हम बहुत शानदार हैं, आप बताइए झांसी में क्या माहौल चल रहा है? ये माहौल एकदम बढ़िया है सर। बहुत शानदार। पानी बरस रहा है सर कि वहाँ पर कि नहीं? जी जी सर, कल बरसा था, अभी तो मौसम सुहाना है। मौसम सुहाना है, यहाँ पर तो जो है लगातार बरसात है, मुंबई के अंदर लोग परेशान हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए आपका प्रश्न क्या है सर? मैंने सर डेटा पैटर्न लिया हुआ है 2656 पे। 2656 पे, और जी। कब तक होल्ड कर सकते हैं? क्या नजरिया क्या नहीं, आपका? मैं कर सकता हूँ सर, 2 4 6 महीने। 2656 पे लिया हुआ है, 2559 पे चल रहा है, यानी पूरे 100 रुपए के आसपास का लॉस आपको पर जी शेयर जी हो रहा जी। है। सर बीते एक महीने में करीब 4% के आसपास का करेक्शन रहा है सर। प्राइवेट प्लेयर्स में आप डिफेंस को पे आपका व्यू क्या है? खासतौर से डेटा पैटर्न पे अभी 100 रुपये का लॉस हो रहा है, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं। हमारे रोहित जी को क्या टिप्पणी देंगे आप सर? रोहित रवि सर। रोहित जी देखिए, मौसम, आपने बहुत बढ़िया बात बोली, मौसम बड़ा सुहाना है, लेकिन उस सुहाने में ना भी वो ठंड का एहसास नहीं करा रहा। गर्मी और ह्यूमिडिटी बड़ी जबरदस्त है। पहले एक टाइम होता था जब बारिश हो जाती थी और मौसम बड़ा सुहाना होता था, आजकल सुहाना कम, मस्ताना ज्यादा दिखाई दे रहा है। और आप एक पहले मुझे ऐसे दिग्गज मिले हैं जो कि डेटा पैटर्न पे भी खरीदा शेयर, लेकिन उस पे भी लॉस आ रहा है, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस स्टॉक ने, होता क्या है, आप लोग बाय आप लोग गलत जगह पे इसलिए कर लेते हैं क्योंकि ध्यान नहीं रखते हैं, जब चल चुका होता है शेयर तब खरीद लेते हैं। अब 2500-2600 या 2800 शेयर खरीदने का रेट नहीं है, खरीदने का रेट तो आपको 2350 और 2400 है, और मैक्सिमम 2800 और 3200 आपके प्रॉफिट बुक करने के रेंज है। तो ये नहीं कहूंगा कि आपको नुकसान होगा, लेकिन हाँ थोड़ा दिन तक आपको परेशान करेगा, और डिप आने दीजिए। 2480 के आसपास के डिप मिलते हैं तो एक बार बाय कर लीजिएगा, वापस रिकवरी में 2800 दिखे तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन थोड़ा ओवर ब्रॉड प्राइस पे मत खरीदिए। स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब किसी भी लेवल पे स्ट्रेंथ रहेगी, तो थोड़ा सा संभल करके खरीदारी करें और सही लेवल पे एंट्री करें, ये सलाह है। सचिन जी हैं हमारे एक दर्शक, जो है हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, और कोचिन शिपयार्ड पे व्यू जानना चाह रहे हैं कि सर क्या रहेगा। तो कोचिन शिपयार्ड पे अभी अगर हम देखें
तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 1692 1693 के आसपास, 0.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है। अब इन्होंने ये तो नहीं मेंशन किया सर इन्होंने किस भाव पे लिया है, लेकिन ओवरऑल क्या व्यू है आपका कोचिन शिपयार्ड को लेकर के? थोड़ी सी धीमी चाल रहती है इसकी, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए सर, आपने बताया ये प्राइम मेंबर हैं, सवाल आप लोग कंप्लीट भेजा करिए, नहीं तो चलते चलते हम भी कहते रहते हैं वो देखो जा रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे वो देखो कितना बेकार आदमी है, अरे वो देखो कैसे चल रहा है, उसकी देखो गाड़ी अच्छी है। इससे क्या मतलब है? अब स्टॉक जब भी भेजिए कंप्लीट डिटेल इसलिए भेजिए कि आधे अधूरे में तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। कोचिन शिपयार्ड अब करंट लेवल से पूछिए तो आपको डरा देता हूँ, 1500 रुपए के लेवल्स आ जाएंगे, तब कैसा लगेगा? तो रेंज जानना जरूरी है। बुखार आ रहा है, कितने दिन से बुखार आ रहा है, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अभी फिलहाल एक करेक्शन है। अगर आपका रिसेंट बाय है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो एग्जिट कर लीजिएगा 1680 के नीचे, नहीं तो अभी होल्ड करके रखिए। यहां से अपवर्ड ट्रेंड की उम्मीद अभी अगले आने वाले 15-20 दिन तक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पोजीशन अब आपकी है। अब आपने हवा में सवाल दागा, देखिए देखिए, पकड़िए उनको, पकड़िए, कौन है पता नहीं। सर पूरा सवाल भेज दिया कीजिए, है ना? मतलब खाली मतलब रवि सर ऐसा नहीं कि आपको ही खाली घसीटते हैं उसके बाद हमको घसीटते हैं, तो आप लोग थोड़ा मतलब जो है हमको मतलब बचा लीजिए। और इस बीच 1100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े थे, थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन सर जो है दर्शकों का प्यार जो है इसी तरीके से बरसता रहे आपके ऊपर। वही हमारे दर्शक कह रहे हैं सर कोई छोटा शेयर बताइए 4-6 महीने के लिए, कोई कह रहे हैं सर नई खरीदारी के लिए। सर इतने सारे शेयर तो बता तो रहे हैं आपको लगातार, और तो अभी और भी आ जाएंगे। है अनंत जी कह रहे हैं सर टीवीएस मोटर्स में बोनस अनाउंस हुआ है, ये कोई अलग तरह का है या रेगुलर है? क्या अलग तरह, मतलब समझ नहीं आया आपका सवाल। चलिए जरा टीवीएस मोटर्स पे एक रुक कर लेते। सर टीवीएस मोटर्स बहुत लोगों को अच्छा लग रहा था टू व्हीलर के अंदर, आपको कैसा लग रहा है टीवीएस मोटर्स? क्योंकि ऑटो पे एकदम से हम देख रहे हैं काफ़ी लोग बुलिश हुए, और एक महीने में टीवीएस मोटर्स ने 18-18.5% का रिटर्न भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या करना चाहिए सर टीवीएस मोटर्स को लेकर के, आपका व्यू क्या है? देखिए मुझे थोड़ा करेक्टिव लग रहा है, और बहुत ज्यादा करेक्टिव तो नहीं, लेकिन हाँ 3000 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हर ऑटो काउंटर पे नहीं है। जैसा मैंने रिसेंट आपने देखा होगा, अभी आपको टाटा मोटर रिकमेंड किया था और बोला कि 800-700 का लेवल आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वापस देखिए नीचे मिल रहा है, अब इंतजार कर रहे हैं कहाँ आओगे, कहाँ थकोगे, कहाँ रुकोगे, वहीं पकड़ेंगे। टीवीएस मोटर में भी 3000 के आसपास के लेवल्स आते हैं, तो वापस फिर से एक बार बाइंग करने का मौका मिलेगा। तब तक अभी वेट एंड वॉच, बहुत ज्यादा कुछ मारा मारी करने की जरूरत नहीं है। पार्ट्स की कंपनियों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा। चलिए ये बात आपके लिए है, तो आप उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। पंकज जी से बातचीत कर लेते हैं, जरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी नमस्कार। जी 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 कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं पंकज जी? जी सर नमस्ते सर, नमस्ते। मैं तो आपका आवाज दिल्ली सुनता हूँ, अभी भी देख रहा हूँ लाइव अभी ये। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या कहाँ से बोल रहे हैं पंकज जी? जी सर मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। ओ जय जगन्नाथ सर, बताइए जय जगन्नाथ। क्या करते हैं सर भुवनेश्वर में? जी सर मेरा एक दुकान है छोटा सा। अरे सर और मैं अपने काम से बड़ी कोई दुकान नहीं, अपने काम से बड़ा कोई काम नहीं। बहुत शानदार सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बताइए कैसे याद किया सर, क्या सवाल है आपका? जी सर मैं तो ठीक हूँ, मैं सर स्टॉक मार्केट में फंस गया हूँ 2-3 साल से। अरे कोई बात नहीं सर, बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? जी सर मेरे पास GSPL 40 शेयर हुए 408 के भाव पर। GSPL आपने ले रखे हैं 408 पे ना? जी सर 408 408 हाँ 408 पे है 40 शेयर। 40 शेयर। और क्या नजरिया है, लॉन्ग टर्म का व्यू आपका है? लॉन्ग टर्म सर नजरिया है। और सर एक शेयर है गोदरेज प्रॉपर्टी सर, 2610-15 रुपया में लिया हूँ, वो 10 शेयर है। अच्छा। तो इसे दोनों का व्यू थोड़ा चाहता हूँ। ठीक ठीक सर, दोनों ही से कोशिश करते हैं कि जरा बातचीत कर लेते हैं। और दोनों की शुरुआत जी से हुई है, गुजरात गोदरेज, तो ये मतलब जी मुझे लगता है दोनों में ही आपके जो है ना नुकसान हो रहा है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी? 300 के आसपास का अभी भाव देखने को मिल रहा है, 1.25% के आसपास की गिरावट है, और काफ़ी हायर लेवल की खरीद है, और मतलब ठीक ठाक करेक्ट हुआ है और लगातार पिछले एक महीने में। क्या करें सर GSPL में? देखिए GSPL उतना ज्यादा आपको
अट्रैक्टिव नहीं दिखाई दे रहा है और आपने खरीदा भी ऊपरी लेवल पर है, आप इसकी पोजीशन को स्विच कर लीजिए आईजीएल में, जो कि इस समय चल रहा होगा 210 के पास। स्टॉक भी ज्यादा खरीद पाएंगे और उसके चांसेस यहाँ पर बढ़ने के ज्यादा है, पहला। दूसरा, आपने गोदरेज प्रॉपर्टीज के बारे में बात करी। सर मैं तो 3 महीने से व्यू दे रहा हूँ, गोदरेज प्रॉपर्टी छोड़िए, सारी प्रॉपर्टी स्टॉक में निकल जाइए निकल जाइए निकल जाइए, पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। खैर एनीवे, अभी 2150 से 2180 और 2200 तक मैक्सिमम लेवल खींचेगा, वहां पर आता है तो एग्जिट हो जाइएगा। एग्जिट होने के बाद ही फोन करिएगा कि आप क्या नया लेना है। तो 2180 या फिर 2200, ये लेवल्स के बीच में आता है तो एग्जिट कर लीजिए। सर जहां हम जो लेवल बताए जा रहे हैं ना, निकल जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर इस नुकसान की भरपाई कहीं और की जाएगी सर। तो ये जो है आपके लिए सलाह है। चलिए, इस बीच हमारे और आईजीएल पे स्विच कर जाइए वहाँ पर। इस बीच जो है संतोष कुमारी जी कह रही हैं, विपुल जी, रवि सर दोनों को नमस्कार, 1 लाख रुपए लगाने हैं 2-3 महीने के व्यू से, किस स्टॉक में लगाऊं? अच्छा ठीक है, ये सेगमेंट चूँकि हमारा जब 8 बजे जाएगा तो मैं चाह रहा हूँ कि उसमें एक टिप्पणी ले लें। सर एक चीज़ है, मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ गई, मतलब जो है आपसे समझना चाहेंगे। अब जैसे 2-3 तारीख को सर जीएसटी की बैठक होने जा रही है 3-4 में, उसमें शायद थोड़ी और स्पष्टता आ जाएगी। लेकिन अभी जो बदला हुआ सिनेरियो है, जिसमें एक तरफ टैरिफ है, एक तरफ भारत की कंजम्पशन स्टोरी को प्ले करने की सरकार की कोशिश है, इन सब के बीच में कुछ 7-8 शेयर एक बार अगर आप नाम ले लें, जो अगर जिन लोगों को अभी लगाना हो 3 महीने 4 महीने 6 महीने के लिहाज से, तो वो कौन से शेयर होंगे सर? जैसे संतोष कुमारी जी हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो 5-6 महीने के लिए पैसे लगाना चाह रहे हैं, तो कुछ आप लिस्ट देंगे क्या सर? बिल्कुल, नोट कर लीजिए स्टॉक्स को। सबसे पहला स्टॉक, अभी हमने आईजीएल की बात करी थी, 210 पे चल रहा है। हालांकि इस पे हमने एक दिन शॉर्ट टर्म कॉल भी दिया था जब 204 रुपए चल रहा था। आज आप देखिए धीरे धीरे 212 तक पहुंच चुका है, तो इसको एक बाय के लिए रख लीजिए। दूसरा, अभी अपने ग्रैनुअल दिया है, जिसे लॉन्ग टर्म पे भी आप बाय करके चल सकते हैं। 495 लॉन्ग टर्म पे टारगेट होंगे, वहां पर एक बाय की पोजीशन लेकर चल सकते हैं। एक आईटी काउंटर भी अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे उसमें मोमेंटम गेन होना चाहिए, वो है परसिस्टेंट। इस समय चल रहा है 5450 के पास। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर भी थोड़ा सा अट्रैक्शन दिख सकता है और 6000 के लेवल ये वापस से आ सकता है। तो यहाँ पे 200 के आसपास के स्टॉप लॉस लगाकर एक बाइंग मोमेंटम यहाँ पर देखा जा सकता है। चौथे स्टॉक की बात करें तो वो है एयू बैंक। लाइसेंस अभी मिला है, आपको पता ही होगा, अब एयू स्मॉल फाइनेंस से एयू बैंक हो गया है। तो फिर यहाँ पर 751 रुपए अट्रैक्टिव हैं। 850 से 920 के लक्ष्य आ सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर स्टॉक की खरीदारी कर रहे हैं तो यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। और अगर 5वें स्टॉक की तरफ बढ़ें तो मुझे ऐसा लगता है कि वेदांता करंट लेवल पर भी अट्रैक्टिव लग रहा है, और अगर थोड़ा डिप मिल जाए 436-37 का तो ज़्यादा अच्छा है इन लेवल्स पर लेना। 480 तक के आंकड़े बड़ी बार बार रिवर्सल में आपको दिखा जाता है। मोमेंट्री भी इसका अच्छा खासा अच्छा है। और अगला जो स्टॉक है, छठा स्टॉक है, वो है जेके टायर। चूंकि जेके टायर में मैंने पहले भी रिकमेंडेशन दी है, 300 के आसपास सपोर्ट लिया है इसने, तो इन लेवल से अच्छा लग रहा है। वापस से 375 तक के टारगेट दिखा सकता है। और स्टॉप लॉस देखते हैं तो वही 310 के आसपास के स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। तो ये कुछ 6 स्टॉक्स हैं। अगर आप कहते हो तो स्टॉक की बास्केट तो बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा करके अभी मार्केट की कंडीशन देखते हुए आपको सिर्फ इन स्टॉक्स पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। ठीक है सर। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि अभी जो है ना, एक बार ग्राफिक्स के जरिए माध्यम से भी जो दर्शकों को दिखा दें। तो जिन शेयरों पे निगाह रखी गई है वो आईजीएल है, ग्रैनुअल्स पे खरीदारी करने की सलाह है, आईटी में परसिस्टेंट खरीद सकते हैं, बैंकों में एयू बैंक अच्छा लग रहा है, वेदांता पे बहुत लोगों के सवाल है, वेदांता बिल्कुल खरीद सकते हैं, और ऑटो इंसलरी के अंदर ऑटो सेक्टर की तेज़ी का फ़ायदा जेके टायर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये वो 5-6 शेयर हैं जिन पे आपकी निगाहें होनी चाहिए, जो अगले 4-5 महीने 6 महीने में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, 2-3 महीने में। तो ये आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो ये वो लोग जो 50,000 60,000 की बात कर रहे थे, अपने हिसाब से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, वो आप देख लीजिए, तो उस हिसाब से आप अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। मौसमी शर्मा जी का एक सवाल ले लेते हैं, और वो है पेटीएम को लेकर के 789 पे 150 पे लिया हुआ है, कहें प्रॉफिट बुक कर लें या अभी होल्ड करना चाहिए। तो
मौसमी जी के लिए क्या सलाह रहेगी सर? पेटीएम 1272 के आसपास चलता हुआ अभी दिखाई दे रहा है, इन्होंने 789 पे लिया है। अब धीरे धीरे करके इनको 300-400 रुपये का फ़ायदा तो हो रहा है। पेटीएम में अभी क्या करना चाहिए सर? मतलब अभी वीकेंड पे ये एक कॉमेडी शो में भी आए थे विजय शेखर जी, और काफ़ी चर्चाओं में रहा पेटीएम का शेयर। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, स्टॉक तो कुछ चल नहीं रहा है फंडामेंटली, ना तो इनका चल रहा है ना तो दीपांकर गोयल जी का चल रहा है। तो ये आजकल कॉमेडी वॉमेडी के शो में जा जाके मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं, जिससे कि लोग, रिटेलर लोग खरीदते रहें। मैडम बेटर है प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ये सब जब गिरते हैं तो इन पे रुकने का कोई सवाल नहीं उठता। स्टॉक हो सकता है आपको ये अच्छा लग रहा हो, लेकिन आप ये देखिए कि जो इन्होंने 2100 और 2000 पे खरीदा, उनको कहाँ से अच्छा लगेगा। और 2-4% की तेजी अगर आ भी गई तो कौन सी बहुत बड़ी तेजी आ गई। आप लकी हैं कि आपने 700-800 पे खरीदा है। अगर नहीं भी काटना है तो 1250 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, उसके नीचे जाता है तो काट लीजिए, और इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म की दूरी से दूरी बना कर रखिए। चलिए ठीक है। एक हमारे साथ दर्शक भी हैं, क्षितिज जी हैं। वाह, नासिक से हैं क्षितिज जी, नासिक महाराष्ट्र से। क्षितिज जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं क्षितिज जी? बहुत बढ़िया हूँ सर, बहुत बढ़िया हूँ। और मौसम बढ़िया चल रहा है नासिक में? जी जी बढ़िया चल रहा है, बारिश आ रही है। वाह सर, मतलब बारिश तो यहाँ भी शानदार चल रही है लगातार, जो है नोएडा के अंदर भी। बताइए कैसे याद किया, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम? बहुत बढ़िया लग रहे हैं सर, आपके प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। और मैं रवि सर को बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनके हेल्प से ना मैंने लास्ट वीक में लगभग 5-6 थाउजेंड रुपीज का प्रॉफिट निकाला है, उनके रिकमेंडेशन की, उन जो शेयर दिए थे उनसे। वाह वाह, बहुत शानदार सर। मतलब इससे जो आप लोग बोलते हैं ना कि पैसे बन रहे हैं, कमा रहे हैं, पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, मतलब बहुत गौरवान्वित, बहुत प्राउड फील होता है कि चलो हमारे दर्शक जो है उनको मतलब अच्छा फ़ायदा हो रहा है। चलिए बताइए आज का प्रश्न बताइए सर जरा। और क्या करते हैं रवि आप यहाँ पर, आप नासिक में? जी सर, मैं सर मेरा हमारा शॉप है ज्वेलरीज का। वाह, तो ये बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। और आज का सवाल बताइए सर जरा। जी जी, तो मेरा सवाल सर जीआरएससी पे है। मैंने जीआरएससी खरीदे हुए हैं 3200 पे, 85 स्टॉक है। और एक्चुअली ना मैं आपको 1 साल से फॉलो कर रहा था, लेकिन बीच में ना जब रवि सर ने डिफेंस को बेचने के लिए कहा ना, उस वक्त जो 1 महीना था ना मैं फॉलो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से मैं स्टॉक्स में फंस गया। और जब फंस गया तो मैं वापस आपको शो देखने लगा, तो मुझे पता चला कि रवि सर ने इसे सेल करने का रिकमेंडेशन दे दिया था। और जस्ट बिकॉज मैंने आपका शो मिस कर दिया, इस वजह से मैं स्टॉक्स में फंस गया हूँ। मैं जीआरएससी में भी फंसा हूँ और कोचिंग शिपयार्ड में भी फंसा हूँ। कोचिंग लगभग मेरे शिपयार्ड 5 लाख रुपए इसमें फंसे हैं, ओह, जस्ट बिकॉज मैंने आपको बीच में फॉलो नहीं किया, इसी वजह से। अरे सर करते रहिए। खैर थैंक यू पहले तो। और पूरे नासिक में आसपास के मोहल्ले वाले जो दुकानें हैं उन पर भी कहिए लोग देखा करें। और लेकिन नहीं सर, आपके साथ बिल्कुल पूरी सहानुभूति है सर। क्या करें सर, अभी बीच में मिस हो गया, इनसे आपकी रिकमेंडेशन नहीं फॉलो कर पाए, अभी के लिए क्या सलाह रहेगी क्षितिज जी के लिए? पहले तो क्षितिज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉल के लिए। मैं इसलिए कॉल के लिए कह रहा हूँ कि मुझे अपनी 2009 और 10 की यादें आपने ताज़ा करा दी। उस टाइम पे मैं नासिक से 5 किलोमीटर दूर पे एक जगह है देवलाली, और अगर क्षितिज जी होंगे तो वो समझ रहे होंगे, बहुत सुंदर सी, बहुत छोटी सी जगह है। बहुत वहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, आर्मी का सेंटर भी है। तो वहाँ पर मैं रहा और मुझे बड़ा अच्छा प्राउड फील होता था। और नासिक में हम लोग समझते हैं, वहाँ पे आप जानते होंगे साईं मंदिर है, लेकिन उसके अलावा वहाँ पे काले राम और गोरे राम का भी मंदिर है, आमने सामने ही दोनों मंदिर हैं। और बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मौसम बहुत मस्त रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो बात आपने कही अभी जीआरएससी है, इसकी देखिए, अब जब चूंकि फंस गए हैं तो कोई बात नहीं, निकल जाएंगे। स्टॉक मार्केट में फंसना, उलझना, निकलना वो लगा रहता है। जीआरएससी को थोड़ा फोकस रखिए, 2500 के आसपास, 2400 के आसपास कंसोलिडेट करेगा तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। वापस 2850 के आसपास के टारगेट दिखाई देंगे। जब टारगेट आएंगे तो प्रॉफिट बुक करेंगे, तब तक अभी वेट एंड वॉच। जहाँ तक कोचिन शिपयार्ड, अभी मैंने बताया थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, 100-125 रुपए, और अगर करेक्शन आएगा तो वहां पर फिर पोजीशन को ऐड करेंगे।
इन सब स्टॉक्स में मैं लॉस बुक करने की राय इसलिए नहीं दे रहा हूं अभी, क्योंकि अब जो आपसे एग्जिट होने को बोला था वो ट्रैक्शन धीरे धीरे बनता हुआ नजर आ रहा है। और थोड़ा बहुत एवरेज कर लें, थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी हरकत कर लें जिससे बरकत हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बच जाएंगे। तो इस टाइप की एक्टिविटी रखते हैं। तो फिलहाल अभी वेट एंड वॉच होल्ड करते हैं। थोड़ा लेवल्स नीचे आते हैं तो एक बार एवरेज करने के लिए जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक। चलिए जरा एक जो अभी प्रदीप रवि जी की तरफ से एक बात कही गई, उसका आप लोग अवश्य ध्यान रखें कि सही समय पर एंट्री, सही समय पर एग्जिट का ध्यान रखिए। और रवि जी ने अभी 5-6 शेयर बताए, वो जरा हम स्क्रीन पर लेकर के आ जाते हैं फटाफट। और यहाँ मिलेगा दमदार रिटर्न। ये 2-3 महीने के लिए कहाँ खरीदारी करने की सलाह दी गई है, उसमें जो है आईजीएल है, ग्रैनुअल्स है, परसिस्टेंट सिस्टम है, एयू बैंक है, वेदांता है, जेके टायर में निवेश की सलाह है। और लेवल्स के लिए आपको थोड़ा पीछे जा करके एक बार आप देखिएगा तो आपको लेवल्स की भी जानकारी मिल जाएगी। ये 2 से 3 महीने के लिए यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये डॉक्टर रवि सिंह की राय यहाँ पर निकल करके आई है। इन शेयरों के नाम नोट कर सकते हैं आप। तो तमाम तरीके से मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, हर तरह के व्यूज़ आप तक हम पहुंचाने की कोशिश में हैं। सर जीआरएससी पे इनको सर वो दे दिया था ना, मैं चूंकि थोड़ा सा ग्राफिक्स पे देख रहा था जीआरएससी नहीं बिल्कुल मैंने बता दिया, जीआरएससी पे भी बता दिया, कोचिन शिपयार्ड पे। चलिए तो अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें और इस पे पहले जरा अभी की एक टिप्पणी लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर आज बड़े हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद अभी जी। कह रहे हैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा वरना लगेगा मक्खन लगा रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए सर। कह रहे हैं क्या पीएफसी आरईसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किए जा सकते हैं। पीएफसी 420, आरईसी 393 पे इन्होंने रखा हुआ है और 1200 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए सर, क्या ये ऐसी कंपनियां हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए रखी जा सकती हैं? आपकी टिप्पणी क्या होगी पीएफसी और आरईसी पे? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल भी है और आपने सही समय पे पूछा भी है। बिल्कुल पीएफसी, और इस समय देखते हैं तो बहुत ज्यादा क्या गिर जाएगा, 370 से नीचे जाने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म पे वापस से 500 के आसपास के आंकड़े दिख सकते हैं, टारगेट अचीव हो सकता है। और इसके साथ में पीटीसी को भी इंक्लूड कर लीजिए, तो तीनों लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छे हैं। तीनों ही अच्छे हैं, आप बिल्कुल जो है होल्ड कर सकते हैं, रखिए अपने पोर्टफोलियो में। अभी थोड़ा सा पावर का वक्त आने दीजिए, फिर आपको यहाँ पर दम दिखाई देगा। इसी के साथ अब रुख करते हैं अगले विशेष सेगमेंट जिसका नाम है आईपीओ हो तो ऐसा। चलिए तो ये आईपीओ हो तो ऐसा हमारा विशेष सेगमेंट जिसमें कि हम आपको बताते हैं आईपीओ बाजार में इस वक्त क्या हलचल चल रही है, कहाँ पे सब्सक्राइब करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इस समय जो है क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकर्स, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन के नंबर्स क्या कुछ कह रहे हैं। और इस भूमिका में हमारे साथ साथ जो है हर्ष जुड़ते हैं और जो कि बड़ी शिद्दत मेहनत के साथ बहुत सारे नंबर्स जो है वो लेकर के आते हैं। तो हर्ष आज शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? तो सर आज हम लोग एक आईपीओ ही कवर करने जा रहे हैं क्योंकि कल 2 आईपीओ खुलेंगे, तो आज हम लोग एक करते हैं। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो दिख रहा है थोड़ा अच्छा खासा। यहाँ पे विक्रन इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसके बिजनेस मॉडल की बात बताऊँ, तारीख के ऊपर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो देखिए ये जो है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी कंपनी है। 3 हिस्सों में इसका बिजनेस बटा हुआ है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो उसमें काफ़ी अच्छी पकड़ है इस कंपनी की। वहाँ पर क्या करती है, अंडरग्राउंड जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें पकड़ है, सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन जो निकाला जाता है उसमें है, और खासकर आपने जो बड़ी बड़ी टंकियाँ पानी की देखी हैं तो उसमें भी ओवरहेड टैंक्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसमें फैला हुआ। दूसरा भी काफ़ी ज़्यादा बज़ वाला इनके पास सेक्टर है यहाँ पे है, वो है रेलवे। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कंपनी काम करती है। तीसरा जो है यहाँ पर सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि सोलर को लेकर तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कितने निवेशकों में शिद्दत रहती है। तो सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है और तेज़ी से इसमें कंपनी जो है वो आगे बढ़ रही है। अब अगर आप इसके पूरे ऑर्डर बुक की बात करें तो वो करीब 2,500 करोड़ के आसपास है। अगर आप यहाँ पर रेवेन्यू के अगर कैगर की बात करें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो वो 32% के हिसाब से देखने को मिलता है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए तारीखों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कल से यानी कि 26 अगस्त से खुलने जा रहा है। फ्राइडे को यानी 29 अगस्त को ये बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट आपको अगले हफ्ते 1 सितंबर को मिलेगा। लिस्टिंग डेट की बात करें तो वेडनेसडे को यानी कि 3 सितंबर को होती हुई दिखेगी। प्राइस बैंड की बात करें तो छोटा प्राइस बैंड है इसका यहाँ पर
ये देखिए 92 से लेकर 97 रुपीज़ है यहाँ पे। एक लॉट में 148 शेयर्स होंगे यहाँ पे। इशू साइज़ की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए, अगर शेयरों की बात करें तो करीब करीब 8 करोड़ के शेयर के आसपास है और 772 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू साइज IPO है यहाँ पे। फ्रेश इशू की बात करें यहाँ पर तो 721 करोड़ का, यानी कि फ्रेश इशू में जो टोटल साइज है उसमें एक बड़ा हिस्सा फ्रेश इशू के लिए है, 721 करोड़। ऑफर फॉर सेल में यहाँ पर आप देखिए कि करीब करीब यहाँ पे 52 लाख शेयर्स होंगे, यानी कि 51 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल के लिए है यहाँ पे। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स पर नज़र डालें तो आप ये देखिए एसेट क्वालिटी की, अगर हम लोग एसेट्स की बात करें 2023, 24, 25 में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली। एक अच्छा जंप 2024 से 25 के बीच में आया है। टोटल इनकम की बात करें 2023 में 529 करोड़ थी, वहाँ से बढ़कर 790 करोड़ हुई और 2025 आते आते 922 करोड़ हो गई, यानी कि करीब करीब 12 से 13% का जंप यहाँ पर देखने को कमाई में मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर तो 43 करोड़ 2023 में थी, वहाँ से एक जंप होकर 75 करोड़ और 2025 में 78 करोड़, यानी कि 4% का जंप यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखने को मिला है। एबिटा की बात करें तो एबिटा में भी 2023-24 के बीच में एक बड़ा अच्छा जंप देखने को मिला, उसका 25 में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि कंपनी की जो बोरोइंग है वो आपको दिख रही है, साफ तौर पर उसमें एक इंक्रीज दिख रहा है। इसके अलावा दूसरे फंडामेंटल फाइनेंशियल्स की हम लोग एक बात करें यहाँ पर तो आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 16.5% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें यहाँ पे 23.5% के आसपास है। डेट टू इक्विटी जो है वो आधे प्रतिशत के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें मार्जिन की तो 8.5% है। एबिटा मार्जिन देखें तो 17.5% है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या दे रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, क्योंकि जो दूसरा IPO है उसमें अभी तो फिलहाल के लिए 0 दिखा रहा है, लेकिन इसकी बात करें 18 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 18.5% का जंप जो है अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर अपर प्राइस बैंड से ऊपर दिखा रहा है और लिस्टिंग जो है 115 के भाव पर हो सकती है। चलिए, ग्रे मार्केट में तो अच्छा प्रीमियम देखने को मिल रहा है और करीब करीब 18-18.5% का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। रवि सर से पूछते हैं वो फंडामेंटल और जो प्राइस बैंड रखा गया है उससे कितने सहमत हैं। रवि सर, आपकी राय क्या रहेगी? ये यहाँ पर रिटेलर्स के लिए गुंजाइश है एंट्री लेने के लिए? सब्सक्रिप्शन की सलाह होगी आपकी? जी बिल्कुल होगी। देखिए, सबसे पहले कि 4 सेक्टर जो इंपॉर्टेंट इस समय चल रहे हैं, पहला है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का, तीसरा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का और चौथा है सोलर एनर्जी का। तीनों में कंपनी अगर इनिशिएटिव ले रही है तो ऑब्वियसली कि फंडामेंटल तो स्ट्रांग होंगे और उसी हिसाब से इनके फंडामेंटल यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। 100% आपको अप्लाई करना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है शायद लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ये स्टॉक अच्छा निकलेगा। तो आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी, चूंकि IPO का मतलब ही होता है कि बस पैसा लो और निकलो, तो उस पर भी काम आएगा और मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद उनके लिए भी काम आएगा जो लॉन्ग टर्म के लिए कोई एक स्टॉक देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है सब्सक्राइब करने की सलाह है, ना सिर्फ उनके लिए जो कि खाली लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करते हैं, बल्कि उनके लिए भी जो लोग थोड़ा लंबे समय तक रुकना चाह रहे हैं। तो अभी के लिए कल से खुलने वाले IPO की आज से ही कर लीजिए तैयारी, क्योंकि हम लोग पहले से ही मतलब व्यवस्था कर लीजिए पैसे वैसे की अकाउंट में है, क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा है। तो कहीं से लेने वेने हो 2-4-5 दिन के लिए तो ले सकते हैं। हालांकि कोशिश करिए कि अपने पास जो पड़े हुए हैं उन्हीं से निवेश कीजिए, लेकिन फिलहाल के लिस्टिंग गेट और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए ही अप्लाई करने की सलाह है। तो आज के लिए हर्ष एक ही IPO है ना सर? हाँ, एक ही IPO, लेकिन सर विक्रम सोलार के ऊपर मेरा सवाल था कि कल है तो क्या करना चाहिए। हाँ, ये महत्वपूर्ण है जी। अच्छा आपने सवाल किया सर। ये जो लिस्टिंग होनी है उस पर कोई टिप्पणी, कोई सलाह रहेगी आपकी? देखिए, अगर 20% से ऊपर की लिस्टिंग होती है तो 100% प्रॉफिट एक बार को बुक करना चाहिए। डिप पे फिर से आपको खरीदने का मौका मिलेगा, लेकिन 20% का यहाँ पर एक जंप आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो अभी सेंटीमेंट ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, आज भी एक लिस्टिंग हुई है। जब आप अभी इस प्रोग्राम को लेके आ रहे हैं तो मैं आज इसकी लिस्टिंग भी बता, स्टूडियो LSD करके एक शेयर आज लिस्ट हुआ। और जिन लोगों ने गलती से, भूले से, भटके से 40 रुपए देख के उसमें उसको पटका हो, उससे पटक के निकल लीजिए, नहीं तो आपको जो है वो बड़ा नुकसान दे सकता है। फंडामेंटल पुअर थे इसलिए बहुत ज्यादा अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई। स्टॉक 5% डाउन है, आगे अभी 15% और गिरने की संभावना। 30-35 रुपए के आसपास स्टॉक लॉन्ग टर्म पर आ जाएगा। तो मुझे लगा कि ये भी शायद अपडेट दे देना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ IPO को देख के ही कूद जाते हैं, ये नहीं देखते कि क्या है कंपनी में। तो नहीं, बिल्कुल सही लगता है आप उससे भी पूरी बना लें। हाथ मत जलाइए, अगर आपने कूद गए हैं तो फिर निकल जाइए। ये सही समय है और सही समय पर आपको यहाँ पर निकलने की सलाह दी जा रही है। हमारे मिंटू जी कह रहे हैं हमसे नाराज़ हो गए हैं क्या, मेरा सवाल ही लेना छोड़ दिया। किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, सवाल अब जवाब का सिलसिला भी आगे चलता रहेगा गुरुदेव, और आपका सवाल ले लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस जो है थोड़ी देर का इंतज़ार कीजिए, अभी थोड़ी देर
जो है आपका सवाल ले लेंगे। लेकिन सर चूँकि अब आपके भी धन्यवाद करने का समय हो रहा है, 5 मिनट बाकी हैं, तो इसी सेगमेंट में ज़रा एक भारत बिजली को लेकर के हमारे एक दर्शक हैं, बहुत देर से परेशान करें, हम बहुत दिन से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, अभी तक रिप्लाई नहीं मिला। भारत बिजली में कोई गुंजाइश है क्या? 2950 पे इन्होंने खरीद करके रखा हुआ है, इनके लिए कोई टिप्पणी है क्या? भारत बिजली सर, अब अच्छा, भारत बीबीएल। हाँ बीबीएल जी सर। शॉर्ट टर्म में अभी तो देखिए सब पूरी तरह से निगेटिव जोन में है, मुझे ऐसा लगता है एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक जल्दी आपको 2200 के आसपास तक दिखने वाला है। तो मैं 2500 नहीं 2200 बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इस समय 2800 चल रहा है, लेकिन करेक्शन बहुत तगड़ा ड्यू है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, छोटा आगे बढ़ाएंगे तो कप एंड होल्डर की तरफ मूव कर जाएगा, एग्जिट कर लीजिए। एक और सवाल ले लेते हैं राहुल जी का। कह रहे हैं कि आज सुबह से सवाल कर रहा हूँ मैं, मतलब जो है त्रिवेणी टरबाइन पे सर, और 620 पे 200 शेयर इन्होंने रखे हुए हैं। बिटुन चौधरी जी कह रहे हैं आज के बाद कभी भी आपका चैनल का कोई भी प्रोग्राम मत नहीं देखूंगा। अरे इतना नाराज मत हुआ कीजिए सर, आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, मतलब कहाँ, मतलब चलिए खैर, पहले तो राहुल जी की नाराजगी दूर की जाए। सुबह से सवाल कर रहे हैं त्रिवेणी टरबाइन पे। त्रिवेणी टरबाइन पे सर क्या करना चाहिए अभी? 515 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल होल्ड कर लीजिए। देखिए अगर आपने अभी जो पोजीशन बनाई नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और अगर पोजीशन ऑलरेडी है तो 515 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर लीजिए। और विपुल जी, जो दूसरे शख्स थे जो कह रहे थे कि आज से नहीं देखूंगा, देखिए अगर आपने प्यार और रिश्ते में बोला है कि नहीं देखूंगा तो आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन अगर आप विस्फोटक तरीके से देख रहे हैं तो बिल्कुल जाइए, सोशल मीडिया पे और जगह जाइए, हाथ जलाइए, घर बिकवाइए, उसके बाद वापस आइए और फिर हम रिकवरी में आपका साथ देंगे। और चिंता मत करिए, जरूर श्योर होने वाला है, मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल वर्स्ट मटेरियल जो है वो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बढ़ा है, अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। मैं तो देख रहा था कि जो लोग झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े चैनल्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, इतना बढ़िया तरीके से बोलते हैं और इतनी बढ़िया स्टोरी प्लांट करते हैं कि आप खो से जाते हैं और आपको विश्वसनीय स्टोरी देते हैं कि ये एकदम सही है। तो भैया सही है तो फिर सही है, लगे रहिए, कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे तो आपको हम याद जरूर आते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। और राजू जी कह रहे हैं सर डिस्क्लोजर के साथ इनका भी उत्तर दे दीजिए जाते जाते। कह रहे हैं विपुल जी नमस्कार, बोनस टीम के सबसे हैंडसम गाय रवि जी को भी मेरा नमस्कार। तो सर देख लीजिए आप, बोनस टीम के सबसे हैंडसम गाय हैं आप, आपको जो है तमगा मिल गया है। 607 पे अनंतराज रखे हुए हैं, 100 शेयर इनके पास हैं। इस डिस्क्लोजर के साथ सर इसका उत्तर बता दीजिए, और फिर तब तक हमारे साथ अरुण मंत्री जी भी जुड़ जाएंगे, तो फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जी सर। देखिए फिलहाल तो अभी वेट करने की जरूरत है, थोड़ा सा समय लगे, 1-2 महीने अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा और रुके रहना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल नंबर्स पे भी अच्छा दिख रहा है, चार्ट पैटर्न पे भी अच्छा है, और मोमेंटम अच्छा गेन करता है। जब चलता है तो रुकता नहीं, जब रुकता है तो कंसोलिडेशन में रहता है, गिरता है तो थोड़ा सा पैनिक जरूर दिखाता है, लेकिन वापस रिकवर कर जाता है। होल्ड रखिए, कोई दिक्कत नहीं 520 के स्टॉप लॉस से। और रही बात डिस्क्लेमर की, तो जिन भी स्टॉक से मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हर्ष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज IPO अपडेट पे तमाम जानकारी देने के लिए। और अपने दर्शकों को बता दें कल और ज़्यादा जो है अपडेट्स लेकर के आएंगे, क्योंकि नए नए IPOs खुल रहे हैं, तो उस पर और ज़्यादा डिटेल में हमारे साथ कल होंगी आस्था जी, तो आस्था जी के साथ डिस्कशन करेंगे। तो हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। नमस्कार।